दोस्तों, भूत और प्रेत की कहानी सुनने में जितना मज़ा आता है उतनी खौफनाक हो जाती है जब रात में वो सीन याद आने लगता है। तो हम आ चुके हैं कुछ और नई कहानी लेकर के आप सभी के लिए। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक सवार रात के सन्नाटे को चीरते हुए जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। रोहन: यार, अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। मुकेश: हाँ यार, तूने सही कहा। यही सब बातें करते दोनों जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन, रात हो गई है। मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलो। रोहन ने कहा, क्यों, तुझे डर लगता है? अरे डर की बात नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। रोहन की बात सुनकर मुकेश कहता है, ना यार, डर की बात नहीं है। तुझे तो पता है वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन निडर लड़का था। मुकेश की बात सुनकर रोहन बोलता है, अरे भाई, तू कैसी बात कर रहा है? मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा। उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मुकेश जानता था रोहन बहुत जिद्दी है, वह नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश कुछ नहीं कहा और रोहन उसी रास्ते से जाने लगते हैं। यह कहते हुए दोनों आगे जा रहे थे। ये दोनों कुछ ही आगे गए थे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। मुकेश कहता है, अरे क्या कर रहा है, सही से चला ना भाई। रोहन बोलता है, अरे भाई, मैं तो सही से ही चला रहा हूँ, पता नहीं इस बाइक में क्या हो गया है। झटके देते देते बाइक कुछ आगे जाकर बंद हो गई। रोहन कहता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? अरे बंद हो गई तो क्या, फिर से स्टार्ट कर, मुकेश ने कहा। रोहन बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तभी मुकेश एक ऐसी चीज़ देख लेती है जिसे देखकर मुकेश बस उसे देखते ही जा रहा था। मुकेश को देख वह साफ पता चल रहा था। मुकेश ने जो चीज़ देख रखी थी उसे देखकर मुकेश बहुत डर गया था। रोहन मुकेश को देखकर पूछता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? मुकेश कुछ नहीं कहता है, बस अपनी उंगली के इशारा से दिखाता है जिस तरफ मुकेश की उंगली गई थी उस दिशा में। रोहन देखता है, वो देखता है कि उसकी बाइक कहीं नहीं बल्कि उस कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। रोहन मुकेश को कहता है, अरे तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने समय से घर में ही खड़ी थी, इसलिए बाइक बंद हो गई। यार तू बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक को देखते हैं। मुकेश बोलता है, यार वो देख, मैकेनिक की दुकान। रोहन देखता है, एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, उसमें एक पेया बल्ब जल रहा था। उसमें 40-50 साल का आदमी बैठा था। दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, अरे काका, देखना तो हमारी बाइक अचानक बंद हो गई, इसमें क्या हो गया है? मैकेनिक कहता है, अच्छा बेटा, तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। यह कहकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है। रोहन मुकेश को कहता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी 1 नंबर करके आता हूँ। रोहन ये बोलकर 1 नंबर करने चला जाता है। रोहन जब 1 नंबर करके पीछे मुड़ता है तो वो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही देखे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगा। वो आदमी तभी उससे बोलता है, वो जो लड़का जो बैठा था वो तुम्हारा दोस्त है ना? रोहन जवाब देता है, हाँ है। तो वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा दोस्त उस फटी हुई बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? रोहन इसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? अरे इतना बोलकर रोहन चुप हो जाता है। वो देखता है जो मैकेनिक अभी उसकी बाइक ठीक कर रहा था वो अब वहाँ नहीं है और वो दुकान भी बंद थी और मुकेश अभी भी वहीं बैठा था। यह देखकर रोहन कहता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी? इतना कहकर रोहन पीछे मुड़ता है और वो देखता है जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो वहाँ नहीं है। अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं था। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था पर आज वो भी डरने लगा था।
रोहन बिना टाइम गंवाए मुकेश के पास जाता है और कहता है, यार चल अभी यहाँ से चलते हैं। मुकेश बोलता है, पर क्यों, गाड़ी तो अभी ठीक होने ही वाली है। अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक होने वाली है। और ये किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की थी। रोहन देखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था, उसकी दुकान भी खुली थी। पर ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, यह सब हो कैसे रहा है, यही सब रोहन सोच रहा था। तभी मुकेश कहता है, अरे तुझे क्या हुआ, तू बोलेगा भी कुछ। रोहन यही सोच रहा था, मुकेश को कैसे बताऊं। पिछले 10 मिनट में क्या हुआ था। मुकेश रोहन की बातें सुनकर कहता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया और वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज़ में कहता है, बाबू साहब क्या आपने यह अभी तक नहीं सोचा, एक सुनसान सड़क है, आसपास कोई दुकाना नहीं है, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल। उसने रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। वो मैकेनिक अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक तो ठीक कर दूंगा, पर उसके बदले मैं पैसे नहीं दूंगा। मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों। मैकेनिक मुस्कुराते हुए कहा, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए थे। दोनों अब आऊ न देख पाते ताऊ वहाँ से उठकर भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागते जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे। दोनों को भागते भागते आधा घंटा हो चुका था। दोनों की सांस फूलने लगी थी। दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे उसी मैकेनिक की दुकान और वही कब्रिस्तान का गेट था। वो दोनों भागते भागते वहीं आ गए थे। दोनों देखते हैं वो मैकेनिक अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो यह कह रहा था कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते हो। दोनों सोच ही रहे थे वो क्या करे, तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने को बोलता है। दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। दोनों जंगल के अंदर काफ़ी आ जाते हैं। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी दूर पर बैठकर सर को नीचे करके रो रही थी। रोहन उस औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकने को चाहता है पर कुछ नहीं कहता और वह भी उसके साथ जाने लगता है। रोहन उस औरत के पास जाता है और कहता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। वो औरत रोहन की बात का कुछ जवाब नहीं देती, जैसे उसे रोहन की बात सुनी ही ना हो। रोहन अपने हाथ से उस औरत को एक बार फिर से कहता है, अरे कौन है आप और आप रो क्यों रही है। इस बार तो वो उसकी बात सुन लेती है। वो अचानक अपना रोना बंद कर देती है। उसने मेरे पति को मार दिया, इतना बोलकर फिर से रोने लगती है। मुकेश डरते डरते कहता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया। वो औरत अपने गंभीर आवाज़ में कहती है, उसने मेरे पति को अपनी गाड़ी ठीक करवाई और जब मेरे पति ने पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना कहकर वो औरत उन दोनों की तरफ देखती है। जब वो औरत उन दोनों का तरफ देखती है तो उनका चेहरा दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगता है और औरत का चेहरा पूरी सफ़ेद पड़ा था, जैसे उसके शरीर में खून की एक भी बूंद ना हो। वो औरत कहती है, अब तुमने अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों अपना हाथ जोड़ते हैं और विनती के सूत्र में कहते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई है बाबू साहब। मैकेनिक कहता है, आपकी बाइक ठीक हो गई है रोहन। मुकेश रोते हुए कहते हैं, हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं करा। उसकी बात सुनकर वो मैकेनिक कहता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब। इतना बोलकर वो उसके पास आने लगता है। वो जितना पास आते जा रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर
होते जा रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था, उसकी आंखें से खून आ रही थी और अब उस औरत के रोने की आवाज़ भी बदलने लगी थी। उसकी आवाज़ जितनी तेज हो रही थी उतने ही रोहन और मुकेश के कान में चुभ रही थी। देखते देखते रोहन और मुकेश के कान से खून आने लगा था और अब मैकेनिक भी उसके पास आ गया था। वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास करोड़ों की संख्या में चींटियां छोड़ दी गई हो। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उस मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाली। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मुकेश के सामने अपना दम तोड़ दिया। मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। अब मैकेनिक उसकी तरफ देखे जा रहा था। देखते देखते मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखें निकाली। मुकेश भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और गाड़ी ठीक करने के पैसे भी नहीं लेता। क्या आप भी अपना गाड़ी फ्री में उस मैकेनिक के पास ठीक कराना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं दूसरी कहानी की तरफ। ऋषि रात के करीब 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर डिलीवरी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ऋषि एक फूड डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी 11 बजे खत्म होती थी। ऋषि इंतजार कर रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक ऑर्डर आया। ऑर्डर किसी विनोद नाम से था। एक पिज्ज़ा का ऑर्डर था। उसके पास के ही रेस्टोरेंट से था। ऋषि जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने निकल जाता है। ऑर्डर की डिलीवरी रेस्टोरेंट के लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ऋषि 80 की स्पीड में जल्दी से ऑर्डर लोकेशन की तरफ लेकर जा रहा था। लोकेशन एक कब्रिस्तान की थी। लोकेशन पर पहुंचकर ऋषि अपने आप से कहता है, यार कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? पर जगह तो यही बता रहा है। यही सब बोलते ऋषि ऑर्डर नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करता है। 1-2 ही रिंग में कॉल रिसीव हो जाती है। कॉल रिसीव होते ही ऋषि कहता है, हेलो सर, मैं ऋषि आपका पिज्ज़ा ऑर्डर लेकर आया हूँ। सर आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए। वो सर ये जीपीएस मुझे लगता कहीं गलत लोकेशन पे लेकर आया है। ऋषि की बात सुनकर दूसरी ओर वाला आदमी कहता है, आप अभी कहाँ हैं? ऋषि उस आदमी का जवाब देता है, मैं अभी कब्रिस्तान के गेट पर हूँ, मुझे यहीं का जीपीएस बता रहा है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी कहता है, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर हो, तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ, मैं अंदर ही हूँ। यह सुनकर ऋषि को अजीब लगता है, पर वो सोचता है क्या पता ये आदमी कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए तो इतनी रात को भी कब्रिस्तान के अंदर है। ऋषि ठीक है सर बोलकर फ़ोन रख देता है। ऋषि यही सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं। ऋषि अपने आप से कहता है, नहीं यार मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। ऑर्डर कैंसिल करूँगा तो फायदों की पेनल्टी लग जाएगी। जितना आज का काम करा है सब देना पड़ जाएगा। ऋषि ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। ऋषि कब्रिस्तान के अंदर गया तो था, पर उसे न जाने क्यों डर लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर देखता तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। ऋषि को जब अंदर कोई नहीं दिखता तो वो कहता है, अरे यार यह चौकीदार का कमरा है। ऋषि यह पूछने के लिए उस आदमी को फ़ोन करने लगता है। ऋषि जब उस आदमी को फ़ोन करता है तो दूसरी ओर से आवाज़ आता है, आपके द्वारा दिया गया नंबर अमान्य है। ऋषि हैरानी के साथ कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो इस नंबर से बात हो रही थी और नंबर गलत कैसे बता सकता है? खैर छोड़ो, मुझे इस कंपनी में बोल दूंगा सर, कस्टमर का नंबर सही नहीं है, ऑर्डर कैंसिल कर हो जाएगा और फ्री में पिज्ज़ा मिल जाएगा। ऋषि जैसे ही फ़ोन कंपनी को लगाने लगता है तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है। वो नीचे गिर जाता है। ऋषि गिरते हुए अपने फ़ोन को टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है कि वह किस चीज़ से टकराया है। ऋषि जब अपने फ़ोन के टॉर्च को जलाता है तो वह देखता है कि वह एक कब्र से टकराकर नीचे गिर गया है और उस कब्र पर लिखा था ये विनोद कुमार। जैसे ही ऋषि यह पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऋषि डर से